रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन इकराम, वंस अगेन एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ। नाजरीन इकराम, मैं आपको बताता चलूँ, जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में भी ये बात बार बार मैं आपसे कहता आ रहा हूँ कि आवाम की आवाज़ की किसी भी किस्म का कोई न्यूज़ चैनल नहीं है। इसका बनाने का हमारा बस यही मकसद रहता है कि जो आवाम की आवाज़ होती है, जो पब्लिक की क्वायरीज़ होती हैं, उन्हें हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुंचाने की इसमें हम कोशिश करते हैं। और इसी मुद्दे पे मेरे साथ आज ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीडीसी मेंबर ब्लॉक लोरन से और एडवोकेट रियाज़ बशीर नाज साहब मेरे साथ ख़ास बातचीत के लिए मौजूद हैं। और इनसे हम अहम सवालात पूछेंगे ब्लॉक लोरन की डेवलपमेंट को लेके, ख़ासकर रोड्स और बाकी जितने भी पीडीडी को लेके, पीएचई को लेके, उसके बाद जो जो पब्लिक की क्वारीज़ थी, सब इसमें हम इनसे डिस्कस करेंगे। रियाज़ भाई, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाम की आवाज़ की तरफ से कि आपने हमें अपना कीमती से कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। वह शुक्रिया मेरा नहीं, मैं हमेशा आवाम की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे पास आवाम के सवाल लेके आए और मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि उन सब सवालों का सच्चाई और ईमानदारी से आपको जवाब दूँ। रियाज़ भाई, सबसे पहले जो हम आपसे सवाल जानने की कोशिश करेंगे, पहला सवाल आपके लिए ये होगा कि जब से आप डीडीसी बने, दिसंबर में आपको डीडीसी चुना गया और 8 महीने में आपने कौन कौन से काम किए? क्या जो आपने काम किए या फिर करवाए, क्या वो ज़मीनी सतह पे मौजूद हैं या फिर पिछले जो सीडीएफ के जो घोटाले हुए या फिर उन्हीं की तरह हैं? देखिए, पिछले सीडीएफ की चीज़ें जो आप कह रहे हैं उनके बारे में बाद में जवाब देंगे। पहले ये मैं बताता चलूँ कि जब से मुझे चुना गया है और उसके बाद जब से ये ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे आई है, तो मैंने इस ज़िम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी से और नेक नीति से निभाने की कोशिश की है। लोरन ब्लॉक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि लोरन ब्लॉक की जो 8 महीने में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे जो मैं बात करूँ, तो मैं सबसे पहले उन पे रोड्स को ले लेता हूँ। सबसे पहले रोड है कि आज तक की तारीख में माड़कोट तक रोड नहीं पहुँची। वहाँ पे काम शुरू हुआ, कुछ इश्यूज़ की वजह से रोड रुकी, फंड्स की कमी थी। लेकिन जब मैं इलेक्शंस में वहाँ गया तो वहाँ के अवाम से, बराछड़ की अवाम से, मारकोट की अवाम से ये मेरा वादा था कि जल्द अज जल्द इस रोड को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। तो उसी चीज़ को लेके कि पहले वहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। पहले जो पैसा वहाँ पे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रोड के लिए आता था, उससे क्या होता था, टुकड़ों में काम होता था और जिससे लोगों को भी बहुत तकलीफ़ होती थी। उनकी ज़मीनें ज़ाया हो जाती थीं, कहीं 500 मीटर बनती थी और रुक जाती थी। उस तरीके से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता हुआ कहीं मेरी नज़र से मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो उसके लिए मैंने R&B से मिला, R&B से मैंने उसको प्रोजेक्ट बनाया और वो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बना। और उस 4.5 करोड़ रुपए में वो रोड जो बराछड़ टू मारकोट है, वो इंशाल्लाह जल्द उस पर अप्रूवल आएगा और जल्द उसके टेंडरिंग होके मेरी पूरी हद तक कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द वो काम वहाँ पे शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ सोफ़ी साहब, जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ का था, वो था बन नागा नाड़ी की रोड का, जहाँ तक आज भी लोग वहाँ पे बिना रोड से जो है वहाँ नहीं पहुँची। तो उसके लिए भी हमने पहला जो प्रोजेक्ट बनाया था वो 13 किलोमीटर का बना था। तो उस 13 किलोमीटर को अप्रूवल मिलना जो था वो कहीं पे शायद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलने में कहीं कोई दिक्कत आई थी। तो उसको भी हमने 2 पार्ट में किया। पहले हाफ किया, लोयलबेला से नागानाड़ी उसका नॉमनक्लेचर रखा और उसमें 7-7.5 करोड़ रुपए का प्लान जो रखा। और वो प्लान जो है वो आवाम की नज़र भी आया, वो सरकारी कागज़ भी आवाम की नज़र आए कि जो हमने उस रोड को वहाँ पे रखा, वहाँ पे मोटरेबल ब्रिज रखा है हमने नीचे। मोटरेबल ब्रिज के बाद वो सड़क जो है लोयलबेला को क्रॉस करती हुई स्टीला से बन से नागानाड़ी, और इस तरफ से जो मेरी कोशिश रहेगी कि जो चिखड़ी से रोड आ रही है, उस रोड को इन दोनों तरफ से कनेक्ट करके वहाँ के लोगों को इस जो रोड का है वो फ़ायदा जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। इसके साथ साथ 6 और बड़ी सड़कें जो हैं
मंजूर हुई, जिनमें लोरन की धन रोड एक है, एक जो है वो अड़ीगाम टू गली ज़ियारत रोड है, जिनकी टेंडरिंग हो चुकी है, प्रोजेक्ट नहीं बने, जिनमें पैसा आके जिनमें रोड के लिए टेंडरिंग भी हो चुकी है। जो धन की रोड है हमारी वो हुई है। इसके साथ हमने अभी परसों एक प्रोजेक्ट रखा था जहां से हम डन्ना से पस्सा और पलूदरा और नीचे आके तांतरे गांव के साथ वो रोड कनेक्ट करेंगे, जहां पे आज तक रोड नहीं बनी। उसका 52 लाख रुपए का टेंडर जो है वो लग चुका है और वहाँ की रोड आज तक वहाँ नहीं थी। अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब टेंडरिंग होके जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है और वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारी जो सड़क कुंजा के लिए काफ़ी सालों से रुकी हुई थी, उस सड़क के लिए भी हमने प्रोजेक्ट बनवाया है। उस सड़क के जो रुके हुए जहाँ पे अड़चनें आ रही थी, उन अड़चनों को दूर करके इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अनकरीब उस रोड पे भी जो काम है वो शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारी बटलकोट पंचायत और खड़पा पंचायत से पार रिछा वाली एक गांव है, उस गांव के लिए भी रोड और मोटरेबल ब्रिज का हमने एक प्लान में रखा है। इसके साथ साथ दूसरी रोड है हमारी जो सिब लोरन बी पंचायत में पड़ता है, उसका जो नला रोड है वो हमने सिब टू नला के लिए अप्रूवल के लिए भेजी है, प्लान में डाली है। वो कोई 3-3.5 किलोमीटर की रोड है जो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अनकरीब अप्रूव होके उन पे भी टेंडर्स हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी प्लेरा की रोड है जो हमने क्लोजर से लेके घोड़ेनक की तरफ आनी है, उसमें हमने अपने बजट से भी, पंचायत के बजट से भी और बाकी जितने मेंबरान हैं उनमें से भी 30-35 लाख रुपए के करीब रखा है। तो मुझे लगता है कि ये अभी फसल कटाई के बाद इंशाल्लाह उस रोड का काम भी शुरू हो जाएगा और जो घोड़ेनक प्लेरा वाले लोग हैं तो इंशाल्लाह ताला उनको भी वो रोड वहाँ पे हम निकलवा के देंगे। इसके साथ साथ हमारी प्लेरा की दूसरी पंचायत है जो उस तरफ से भी हमारी एक रोड है, जो रोड यहाँ से प्लेरा मेन से निकल के जो उसका नॉमेनक्लेचर रखा है और ऊपर जाके बन के साथ उसको रखना है। और इंशाल्लाह ये 7-8 रोडों के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 7-8 रोडों के तो टेंडर हो चुके हैं और 3-4 के प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं और यकीनन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये अनकरीब महीने 1.5 महीने तक आके इसमें पैसा आ जाएगा, इसमें टेंडरिंग हो जाएगी और इस पे इन पे काम शुरू हो जाएगा। इनके साथ ही मेरी अपनी सुनने वाली जो आवाम है लोरन की खासकर, कि जब भी ये तरक्याती काम शुरू हों तो ये तरक्याती काम जो है वो सबके लिए है। तो मेरी उन सब से ये अपील है कि जब ये सड़कें निकलें कोई भी आवाम की तरफ से अड़चन नहीं आनी चाहिए। ज़मीनें सबकी आएंगी, मेरी ज़मीन भी आएगी, आपकी भी आएगी, वहाँ के रहने वाले लोगों की भी आएंगी, क्योंकि सड़क तो ज़मीन पे ही बनेगी। ऐसा नहीं कि मेरी ज़मीन का इस्तेमाल, जो मैंने भी लोकल इश्यूज़ देखे उसमें भी मैं ये कहता हूँ कि मुझे आवाम का भी भरपूर साथ चाहिए इन सब प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं तो हमारी PHC में ब्लॉक में 2 हैं, एक प्लेरा की है और एक लोरन की है। प्लेरा में बिल्डिंग है लेकिन स्टाफ नहीं है, एम्बुलेंसेज हैं पर ड्राइवर नहीं है। उसी तरह लोरन में डॉक्टर्स हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत कमज़ोर है वहाँ का। तो उसके लिए भी हमने इस बार PHC लोरन के लिए भी 20-25 लाख रुपए रखे हैं, जिसमें हमने एक्सरे मशीन मैंने अपने प्लान में से रखे हैं, जो मेरे पास कैपेक्स बजट आया उसमें से रखे हैं, जिसमें PHC की एक्सरे मशीन है। वहाँ पे 5 लाख का टेंडर भी हो चुका है एक एक्स्ट्रा रूम के लिए, वहाँ पे एक्सरे मशीन है, ECG मशीन है। उसके साथ साथ इस बार 5 कंसनट्रेटर हमने वहाँ पे ऑक्सीजन के दिए हैं, जो वहाँ के लोगों के काम आएंगे, उनको इमीडिएट एड है जो उस पर निकलेगी। इसके साथ साथ जो पानी के लेके जो मसले हैं, उन मसलों पे जो प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से रुके हुए थे, जिनके टेंडरिंग या जिनकी स्कीम्स मेरे मरहूम वालिद बशीर नाज साहब ने बना के रखी हुई थी, उन पे कुछ वजूहतों की वजह से वो काम नहीं हो पाए 2014 के बाद, तो लिहाजा उन पे भी टेंडरिंग हो चुकी है। और आप आने वाले 1 हफ्ते में देखेंगे कि जो हमारी जेड़ा स्कीम है उस पे भी हम आपको दावत देंगे जिस दिन वो वहाँ पे काम होगा। तो वो पानी वाले मसले पे भी जो है उस पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो बिजली का मसला है, जहाँ पे बिल डबलिंग थी या वो भी है, तो लास्ट मीटिंग जो हमारी लोरन में हुई थी तो वहाँ पे भी मैंने अथॉरिटी से कहा था कि जिनके घरों में लाइट नहीं है उनको बिल आ रहे हैं,
और जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पोल है, तारें हैं, वो जगहों पे नहीं है। तो ये इशू भी जब हमने उठाए तो उसके बाद जो आवाम को इमीडिएट रिलीफ मिला, वो रिलीफ ये था कि जितनी भी डबल बिल्डिंग थी वो मेरी इस वक्त के हिसाब से 80% जो है वो बंद हो गई है। लोग ये है जहाँ पे भी उसमें मैंने अपने डीओज भी किए हैं, मैंने खुद भी वेरीफाई किया है, तो उसके बाद वो बिजली के बिल भी हैं जो लोगों के ज़्यादा आते थे तो वो भी अब कम आना शुरू हो गए, और जो पुरानी पेंडेंसी थी बिलों की जो मुफ्त में आते थे वो भी डिपार्टमेंट की तरफ से हमने उनको माफ़ करवाए हैं। इसके साथ साथ हमारा चिखड़ी में गांव है बलेदाम, वहाँ आज तक बिजली नहीं पहुँची है। वो आज भी गांव बिना बिजली के जो है वो है वहाँ पे, और उसी पे नेशनल जी सलाम ने भी एक प्रोग्राम किया जिसमें मैं भी था, तो उसका भी हमने प्रोजेक्ट बना के दिया है, और मुझे उम्मीद है कि अनकरीब उसका पैसा जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आएगा, और वो गांव भी जो है जहाँ पे बिजली जल्द पहुँचेगी। और जितने भी बाकी इश्यूज़ हैं हमारे ब्लॉक के, जो तकलीफ़ें हैं आवाम की, इंशाल्लाह अभी 8 महीने की यही मेरी कारकर्दगी है जिसमें ये प्रोजेक्ट्स स्कूल्स के रखे हैं, जो स्कूल्स को अपग्रेडेशंस के लिए रखे हैं हमने। हाई स्कूल्स में स्मार्ट रूम रखे हैं, प्राइमरी स्कूल्स में स्मार्ट रूम रखे हैं। 3 स्कूल हैं हमारे जिनको किए, जिन स्कूलों का इंफ्रा ख़राब था वो हमने यहाँ पे रखे हैं, उस पर प्लान्स में रखे हैं, जिन पे मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अनकरीब टेंडरिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो टेंडर होंगे, और वो सब काम होते हुए मेरी कही हुई बातें और हमारे जो सरकारी कागज़ आते हैं वो आवाम के सामने हैं। आज का ज़माना जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। मैं कुछ करूँगा तो वो लोगों के सामने आ जाएगा, जो मैंने किया वो भी आवाम के सामने है, और आवाम आज किसी भी चीज़ से वंचित नहीं है कि उनको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके साथ साथ हमारा माड़कोट है, हमारा बन नागा नाड़ी है, हमारा चिखड़ी है, और हमारे लोरन के 2-3 गांव है जहां पे आज भी राशन लेने के लिए लोगों को 6-6, 7-7 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है। उसके लिए भी मैंने डिपार्टमेंट को लिखा है। डिपार्टमेंट ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट कल या परसों का है शायद ऑर्डर, जो निकल के सेक्रेटरीट गया हुआ है कि इन इलाकों पे जहाँ पे मैंने लिखा कि 7-7, 8-8 किलोमीटर हमारी माएँ बहनें चल के आती हैं और अपने सरों पे वो राशन उठा के ले जाती हैं, जो राशन सस्ता मिलता है और वो वहाँ पहुँचने में रिटेल से ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो उस पर भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उन जगहों पे भी वो सेल डिपो बनेंगे जहाँ पे आवाम को वो राशन जो है वो उनके गाँव में ही मुहैया हुआ करेगा। रियाज भाई, जैसा कि आपने बिजली की बात की, अगर मैं पीडीडी की बात करूं, जैसा कि मैं अगर ख़ास करके ब्लॉक लोरन की बात करूंगा, डिफरेंट पंचायत की, डिफरेंट विलेजेस की, वहां पे जो एक इशू है रेज कंटिन्यूसली होता रहता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप मान के चलिए कि एक फैमिली है तो उसमें 4 भाई हैं। अब घर उनका एक ही है, घर एक है, लेकिन जब फैमिली हो गई, जब उन भाइयों के आपस में शादी हो गई तो उनके जो राशन कार्ड्स हैं, राशन कार्डों के हिसाब से बिल आने लगे हैं। उन प्रीमाइसिस में ये सवाल पहले भी मेरी आपके लोगों ने मेरे सामने रखा था। अब जिन भी घरों में एक सिंगल कनेक्शन है वहाँ पे 4 बिल नहीं आएंगे। जिनके 4 बिल आते थे राशन कार्डों पे वो रेक्टिफाई हुए हैं और वो रेक्टिफाई हो रहे हैं। आप ये चीज़ जाके पीडीडी ऑफिस से दरियाफ्त करिएगा सुबह। रियाज भाई, जैसा कि आपने बात की राशन के हवाले से, मुझे एक सवाल और याद आ गया। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं ब्लॉक लोरन से जो कि बीपीएल डिज़र्व करते हैं, लेकिन अभी तक उनको बीपीएल जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। देखिए, जितना भी ये राशन कार्ड का फेवरिज्म स्कीम मैं बोलूँगा इसको, लोरन ब्लॉक के लिए 2014 के बाद हुआ, जो राशन कार्ड ऑफिसेज़ में बनने चाहिए थे वो कुछ मखसूस लोगों के घरों में बनने लगे, और वो फेवरेटिज़म होके वहाँ पे एक आदमी जिसकी नौकरी भी लगी है, जो टीचर भी है, या जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है, या वो अबव पॉवर्टी लाइन है, उनके राशन कार्ड भी बीपीएल में थे, और जो मुस्तहिक वाकई बीपीएल थे उनके राशन कार्ड तक भी नहीं बने हुए थे। इस तरह के मेरे लोरन ब्लॉक में जो मेरी नज़र में आ रहे हैं वो 400-450 केसेस हैं। उनकी लिस्ट मैंने अपने सरपंचों से और पंचों से मांगी थी कि ऐसे मुस्तहिक जितने भी हैं जो बीपीएल डिज़र्व करते हैं, बीपीएल कैटेगरी में हैं, उन सब की लिस्ट दीजिए।
उसके हवाले से मैं ये बोलूँ, मैंने एडी फूड जो पुंछ में है इनसे बोला भी कि आप अपनी टीएसओ को और आप अपनी टेक्निकल टीम को साथ ले चलें, आप ये बताएं और आप लोरन में 2 दिन का प्रोग्राम करें ताकि लोगों को लोरन से बाहर निकले की तकलीफ़ ना हो। 500 केसेस हैं, 2 या 3 दिन में मुझे लगता है वो रेक्टिफाई हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया है कि इस वक्त उनका कुछ ऑडिट वगैरह चल रहा है, लेकिन मुझे यकीन है इसी महीने में वो टीम को लेके मैं लोरन आऊँगा और वहीं पे डाक बंगले में या कहीं पे भी किसी जगह बैठ के जितने भी वैसे केसेस हैं या जो बीपीएल डिज़र्व नहीं करते उनको बीपीएल राशन कटवा के उनके प्रॉपर वेरिफिकेशन होके, तो जो बीपीएल के मुस्तहिक हैं उनको इंशाल्लाह बीपीएल उनका हक जो है राशन का वो मिलना चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगा। रियाज भाई, एक एलिगेशन आपके ऊपर लॉन्च हो रहा है कि जो हमारे डीडीसी मेंबर ब्लॉक लोरन से रियाज साहब हैं, इन्होंने जो टीएसपी का पैसा है वो किसी और ब्लॉक में इस्तेमाल किया है। ये सर, मैं तो अब इसको एलिगेशन ही मानता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। टीएसपी का पैसा जो ये कहा जाता है कि लोरन ब्लॉक का मैंने बाहर दिया है, तो पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि टीएसपी जो पर्टिकुलर फंड है ये ट्राइबल गुज्जर बकरवालों के लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है। मेरे पास जो पैसा आया उसके प्लान की कॉपी मेरे पास है, जो प्लान मैंने अपना बना के दिया है उसमें से 5 लाख रुपए मैंने गुज्जर हॉस्टल में दिए हैं, 7 लाख रुपए वहाँ की रेनोवेशन के लिए, वहाँ की टाइलिंग के लिए और वहाँ के वाटर कूलर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे पढ़ने आते हैं और ये फैसिलिटीज़ उनको वहाँ नहीं थी, जो मैंने खुद भी देखा। तो उसके अलावा वो भी गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। गुज्जर हॉस्टल सबका है, सबके बच्चे हर पूरे डिस्ट्रिक्ट से आके पढ़ते हैं। मैं तो ये चाहता था कि जितने भी डीडीसी मेंबर हैं वो अपने फंड से 5-5, 10-10 लाख रुपए स्पेसिफिकली टीएसपी से जाके गुज्जर हॉस्टल में दें ताकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो सके। मरहूम नाज साहब जिस वक्त वीसी थे यहाँ पे गुज्जर बकरवाल बोर्ड के, उस टाइम के आप पेपर्स उठवा के देखें कि उस टाइम के जो काम हुए रखे हैं यहाँ पे, उसके बाद कौन सा काम होकर रखा है गुज्जर हॉस्टल में। आप यहाँ पे देखें कि उसके बाद जो उनके टाइम पे जो बाकी स्टेट में 16 नए हॉस्टल्स बने, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस टाइम के बाद 2014 के बाद गुज्जर हॉस्टल को किसने 1 रुपए का फंड दिया है। मेरे तो डीडीसी बने हुए तो 6 महीने हो गए ना, मेरे पास तो टीएसपी कल आई है। उससे पहले जिन लोगों के पास ये टीएसपी आती थी, पहले जो टीएसपी के ठेकेदार थे या टीएसपी के प्लान बनाते थे, वो मुझे बताएं कि बन, नागानाड़ी, माड़कोट, कुंजा के जो वहाँ की गुज्जर आवाम है उसके लिए किसने पैसा दिया। लिहाजा मुझे लग रहा है कि जैसे मैं अभी तक बाकी स्कीमों के नाम ले रहा था, गफले हो रहे थे, लेकिन मुझे एक बार फिर याद आया कि शायद स्कैम्स इसमें भी हैं, टीएसपी में भी हुए हैं पहले। देखिए, स्कैम काम टीएसपी बहुत बड़ा हवा बना के रखा पिछले कुछ टाइम से, जब से हम डीडीसी बने। तो मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो हमारी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, कि पिछले 8, 9, 10 साल का टीएसपी का सारा फंड उठा के देखा जाए, किस जगह किस ठेकेदार ने, किस नंबरदार ने पैसा जो है वो यूटिलाइज़ किया, किन किन जगहों पे वो पैसा यूटिलाइज़ किया, कौन से ठेकेदार, कौन से मास्टर आके पर्टिकुलरली काम लेते हैं टीएसपी का और अकाउंट उनके बजट पैसा जो उनके अकाउंट में जाता है, कौन से ऐसे सरकारी मुलाजम जो हैं वो मुलव्विज़ हैं इन्हीं ठेकेदारियों में। मैं तो खुद कहता हूँ मेरे पास जो 40-45 लाख रुपए आया, मैं तो उसका एक बार में पाई पाई का हिसाब देने को तैयार हूँ। और प्लान अभी आया नहीं, अभी तो अप्रूवल के लिए गया हुआ है। माड़कोट में 22 लाख रुपए आए। माड़कोट बराछड़ एक पॉपुलेशन है, एक पंचायत है, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। मैंने वो सारा पैसा उस पंचायत के लिए रखा, 22 लाख रुपए, जहाँ पे एक पक्की टैंकी हमारी बनती थी 2 या 3 लाख में। मैंने हर घर के लिए
एक टंकी रखी ताकि वहाँ पे पानी स्टोरेज हो सके, वहीं पे पाइपों के लिए 6 लाख रुपए रखे, और वहीं पे जो ऊपर क्या डिस्पेंसरी है वहाँ नहीं थी, मैंने उसके लिए 11 लाख रुपए रखे। इसके साथ जो दूसरा टीएसपी का फंड आया है, मैं आपको अपने लेटर पे जो प्लान्स मैंने दिए हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, आप चाहे तो मुझसे ले लें, चाहे तो ऑफिशियल सर्टिफाइड कॉपी डिपार्टमेंट से ले लें, और उसको प्लीज़ आप उसकी फ़ोटो कॉपीज़ निकाल के आप जो है वो अवाम के बीच में डाल दीजिए कि किसका फ़ंड कहाँ गया। रियाज भाई, एक चीज़ मैं आपको फिर दोबारा दोहराऊंगा, जैसे आपने यकीनदानी आप इस चीज़ की यकीनदानी दिला रहे हो कि जो आपने पीडीडी की बात की या फिर अगर आपने फूड एंड सप्लाई की, जो उसमें आपने चेंजिंग करनी है, ये इसकी आज आप सर बता दीजिए पब्लिक को कि ये यकीनदानी पब्लिक को दिलाइए आप। देखिए, मेरा काम है आवाम का दुख, आवाम की आवाज़ बन के वहाँ पहुँचना जहाँ पे आवाम की आवाज़ नहीं पहुँचती है। मैं आज की तारीख में लोरन की 25,000 आवाम का नुमाइंदा हूँ। 25,000 की आवाम का नुमाइंदा उनकी उस आवाज़ को उस जगह तक पहुँचाता है एज अ डीडीसी मेंबर जहाँ पे उनकी आवाज़ नहीं पहुँचती। रियाज भाई, मैं आपसे एक और जानने की कोशिश करूँगा, जो चंद रोज़ कबल एक जो सर्वे हुआ था इसका पीएमएवाई का लेफ़्ट आउट को लेके, जो लोग डिज़र्व करते थे, जो लोग रह गए थे, जो इसके मुस्तहिक थे, लेकिन मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, सब पंचायतें हमारी ब्लॉक लोन की 11 पंचायत हैं, 11 पंचायत में से अब हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलेंगे भाई बटलकोट को इतने केस क्यों दिए, लोहिलबेला को इतने क्यों दिए, पलेरा को इतने क्यों दिए, उसके बाद डना खड़ापा हो गया, अड़ीगाम हो गया, उनको इतने इतने केस क्यों मिले। अगर उनको मिले तो हम ये चीज़ चाहते हैं कि बराछड़ जो पंचायत है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग पीएमएवाई डिज़र्विंग है, लेकिन वहाँ पे अफसोस इस बात का कि 11 नाम सामने आए हैं, सिर्फ 11 नाम सामने आए हैं, और उनमें से 4 डबल हैं, बाकी 7 बचते हैं। अब अगर उनको 200 मिले, किसी को 250 मिले, तो बराछड़ ने कौन सी मतलब कि बराछड़ के लोगों ने इसमें गलती की थी कि उनको ये मतलब फिर से निगलेक्ट किया गया है? मैं कहता हूँ कि जहाँ तक ये पीएमएवाई का मसला है, मेरे डोमेन में तो मेरे बजट्स में ये सब चीज़ें नहीं आती, लेकिन फिर भी जहाँ पे आवाम का नुकसान होता है वहाँ पे मेरी आवाज़ किसी के जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ उठ सकती है। ये सर गलती हुआ है ना फिर पब्लिक के साथ। इसके लिए जो मकान छूटे हैं या किसी भी पंचायत में जो मुस्तहिक है उसको उसका हक नहीं मिला, तो पंचायत डिपार्टमेंट को अपनी कारस्तानी सामने रख देनी चाहिए। उनके ऑफिसरान, उनके सेक्रेटरीज और जो बाकी भी लोग वहाँ पे रहे हैं, जिनका काम है जाके कंप्यूटर में फीड करना डाटा, जिनका काम है जाके कि वहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है और इंफॉर्मेशन लेके उसको वेरीफाई करके डाटा में फीड करना है, दिल्ली बैठे हुए इंसान का कसूर नहीं है। जब ग्राउंड ज़ीरो से जहाँ से ओरिजिन है वहीं से गलत होता है, तो मैंने सामने बोला कि आप जाइए और जाके इसको ऑडिट करिए। सर इसका मतलब ये फेलियर है? फिर वो फेलियर हैं या नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं है तो उसकी जवाबदेही देनी होगी। रियाज भाई, मुख्तसर से हम बात करेंगे क्योंकि जो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है वो हमारे ऑडियंस, हमारे नाज़रीन पसंद नहीं करते हैं देखना, क्योंकि मैक्सिमम मुझे बहुत सारी क्वायरीज आ रही हैं। सर एक क्वायरी मेरे पास डिफरेंट पंचायत से आई है, मैं आपको टेक्स्ट भी दिखाऊंगा उनके। वो कह रहे हैं पंचायत को लेके हर जगह फंड्स का मिस यूज़ हो रहा है, हर स्कीम को लेके। और ब्लॉक लोन की अगर बात की जाए, आपके टाइम से पहले, दिसंबर से पहले 14th FC को लेके 2.5 करोड़ रुपया जी, 2.5 करोड़, करोड़ ऊपर होगा, करोड़ नीचे होगा, लेकिन इफ्तिकार सोफी एविडेंस के बगैर बात नहीं करता। लेकिन अगर सर ज़मीनी सतह पे क्या है, तभी तो वो इमरान भाई ने कल कहा कि पुंछ हमारा लूटा हुआ एरिया है। आप अपना सवाल को ना स्पेसिफिक कर ले तो मैं उसका बिल्कुल वही जवाब दूंगा। देखिए सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि 2.5 करोड़, 1 करोड़ ऊपर 1 करोड़ नीचे, लेकिन हर जगह से ये क्वायरीज मुझे आ रही थी कमेंट्स में, उसके बाद टैक्सेस में, कि फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ, ज़मीन सतह पे काम ही नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि काम नहीं हुआ, काम ज़मीन सतह पे नहीं हुआ, बिलिंग हो गई है। वेरी गुड। वो काम आप नोटिस में लाइए,
वो जितने भी काम हैं वो आप नोटिस में लाइए, मेरे नोटिस में लाइए, जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं उनके नोटिस में लाइए कि ये काम हो गया है किसी भी पंचायत में, बग्यालदरा में, खनेतर में, भेंच में, नंगाली में, इस्लामाबाद में, सरल में, लोरन में, मंडी में, सावजिया में, गगड़िया में, जहां भी गई, जहां पे भी उनके लाइए। और जिन लोगों ने ऐसा किया है, कानून सामने है, कानून के तहत उन पे एक्शन होना चाहिए। चलिए सर, आपको मैं सर एक चीज़ और बता दूं कि जैसा कि मेरी नोट्स में कोई बात आती है, आपको डीडीसी लोरन नहीं बल्कि हवेली की जो पब्लिक है, हवेली की जो आवाम है, वो आपको आने वाले एक लेजिस्लेटर देखती है। सर अब आप पब्लिक को बताइए इसके बारे में थोड़ा क्लियर करके। शुक्र उस अल्लाह पाक का और आवाम का, इनकी मोहब्बत का। ये आवाम डीडीसी तो अभी हुए, लेकिन मेरे बाप दादा जो है वो पिछले 50 साल से दुख में सुख में इसी तरह इस आवाम के काम आते रहे। ये उनके किए हुए काम हैं, जो उनके साथ आवाम की वाबस्तगी है, जो उनके किए हुए काम हैं, जिनकी वजह से आज आवाम की मोहब्बत और शफ़क़त मुझे मिल रही है। इस मोहब्बत और शफ़क़त का पहला सबूत लोरन की आवाम ने दिया, और डीडीसी इलेक्शंस थे, कॉन्स्टिट्यूंसीज उतनी थी। आने वाले इलेक्शंस में भी मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अगर अल्लाह पाक मुझे वो मौका अता करते हैं कि जिस पे आवाम मुझे चुन के अपनी हवेली का नुमाइंदा बनाती है, तो आज भी मैं सिर्फ लोरन ब्लॉक नहीं करता हूँ, हर जगह का काम हो। अभी बग्यालदरा की कुछ सड़कों के अप्रूवल्स थे, उनके प्रोजेक्ट्स बना के मैंने दिए। अभी उसी तरह जो ब्लैक टॉपिंग भेंच में है या बाकी जगहों पे हो रही है, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहती है कि इन जगहों पे ब्लैक टॉपिंग करें, चाहे वो खनेतर हो, अभी चाहे वो कस्बा हो, चाहे वो ढींगला हो। जहाँ पे भी आवाम के इश्यूज़ आते हैं, जहाँ पे भी आवाम को मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं उनके साथ रहता हूँ। सर ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए सर, ये रोड की हालत है। नहीं, कहाँ पे सर? लोरन टू मंडी। हाँ, लोरन टू मंडी की रोड की। जी जी जी, है ना? देखिए मैं रोज़ ट्रैवल करता हूँ जी। सर यहाँ पे कोई ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई अभी तक। यहाँ पे इस लोरन टू मंडी रोड में जो रीसेंट मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें मैंने जो एक्जियन PM GOIS हैं, उनको मैंने कहा था कि आप एक लोरन और मंडी का दौरा करें और आप जाके वहाँ की सड़कों का, मेन सड़कों का हाल देखें। उन्होंने मुझसे शाहिद इकबाल साहब की मीटिंग थी, वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था कि अनकरीब वहाँ पे पैच वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं लोरन में वहाँ पे पैच वर्क शुरू भी हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिंपल 2 4 5 जगह पैचेस पड़े हैं, और मैं उस काम से सेटिस्फाई नहीं हूं जो डिपार्टमेंट ने किया है, खासकर इस रोड पे। मैंने एक्जियन साहब को कॉल भी की बड़े एहतराम से कि आप पैच वर्क शुरू किया है, आप सुल्तान पथरी से लेकर मंडी मंदिर तक आ जाएं और आप उस रोड को देखें कि आप गिन के बताएं कि 100 से ज़्यादा पैचेस 20 किलोमीटर के इसमें पड़े या नहीं पड़े, और बाकी हालत देख लीजिए। रियाज भाई, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जैसा कि आए रोज़ इश्यूज़ रेज होते रहते हैं, खास करके करप्शन को लेके, रिश्वतखोरी उरूज पे है। जैसा कि गनई साहब ने हमें एक इंटरव्यू में कहा कि जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, एनीथिंग कोई भी हो, तो उसके खिलाफ हम सबको खड़े होना पड़ेगा, और जब 4 5 6 8 10 के खिलाफ कार्रवाई होगी तो बाकियों में जो खुद दी है वो ट्रांसपेरेंसी आएगी। सर इस हवाले से आपका क्या पैगाम रहेगा? कौन से गनई साहब? शमीम गनई साहब ने। गनई साहब, अच्छी बात है,
उन्होंने कही, करप्शन एक ऐसा नासूर है हमारे माशरे के लिए, इसको ख़त्म करना, इसके ख़िलाफ़, इसमें जो मुलव्विस है उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन करना, उन लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये करप्शन का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारी डेवलपमेंट उस वार फुटिंग पे नहीं होगी जिस वार फुटिंग पे उसको होना चाहिए। लेकिन इस करप्शन के लिए हमें भी ये एहतियात करनी चाहिए कि हम करप्शन ना दें। हमसे कोई मांगे हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हम अपनी सहूलियतों के लिए भी कई बार कहते हैं कि हमें सहूलियत हो जाएगी और ये हो जाए, काम हो जाएगा, तो हमें भी उस चीज़ में एहतियात करना चाहिए कि हम करप्शन को बढ़ावा ना दें। रियाज भाई, आप यंग यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन हो, तो यंग यूथ के लिए मुझे बताइए, आप यूथ को कैसे एम्पावरमेंट करोगे? देखिए, मैं बहुत मोहब्बत और बहुत अरमान, बहुत ख्वाब है मेरे अपनी इस पुंछ की यूथ को लेके। जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि यूथ के लिए मेरी अनतक कोशिश है कि सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं या सरकारी नौकरियां हैं जो वो तो हमें भी कहीं दिखती हुई नज़र नहीं आ रही पिछले 3-4-5 सालों में। ना ही एडवर्टीज़मेंट होती है, ना ही कहीं चीज़ आती है। सिर्फ हाँ, ऐलान सुनते हैं हम भी कि आज 50,000 नौकरियां हैं, आज 5 लाख नौकरियां हैं। तो मेरी यूथ से ये है कि हमें सिर्फ एक ही सोर्स पे वर्क नहीं करना चाहिए। हमारे अभी यूथ मिशन के डायरेक्टर चौधरी शाहिद इकबाल साहब हैं, सैयद शारिश हैं, जो सरकार ने जिनकी ड्यूटी ये लगाई है कि वो जाके यूथ के बीच में ऐसी स्कीम्स दें जहाँ पे जाके वो यूथ जो है कि अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपना कारोबार कर सके। तो ये है, उसमें मेरी पूरी आवाम से, ये जो हमारी यूथ है उससे ये मेरी गुजारिश है कि आपको कहीं अड़चन आती है आप मेरे पास आए। मैं 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हूँ यहाँ पे। जितनी भी स्कीम्स, जितने भी प्लान हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत जल्द शाहिद इकबाल साहब को, जो बाकी लोग हैं, यहाँ पे लाके यूथ के गांव जाके यूथ के बीच में इन मिशन को, इन प्रोग्राम्स को रखें। मैं साथ में उनके जाऊंगा। हालांकि मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे बोला कि इस तरह इस प्रोग्राम में हम लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक हम अपने ऑफिसेज और घरों से उठ के यूथ के पास वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ पे यूथ रहता है। हमें हर एरिया की टोपोग्राफी और हर एरिया के प्लस और माइनस को समझना पड़ेगा और उसी के तहत हमें वहाँ पे वो पर्टिकुलर बिजनेस या वो पर्टिकुलर स्कीम्स के फ़ायदे जो हैं वो यूथ को देने होंगे। हमारे पास कुछ लोग पहुँच पाएंगे, 100-50, लेकिन जनरल यूथ जो है वो हमारे पास नहीं पहुँच पाएगी। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की है चंद रोज़ पहले कि हम लोगों के पास जाएं, हम यूथ के पास जाएं, हम गांव जाएं। मैं आपके साथ चलूँगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में चलूँगा या जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं साथ चलूँगा। और जितने भी हमारे यंगस्टर्स जो डीडीसी चुन के आए हैं, मेरी उनसे भी ये गुजारिश है कि हम एक इस यूथ के लिए ऑल ओवर J&K में एक टीम बना लें, जहाँ पे हम डिफरेंट एरियाज से दूसरे एरियाज़ में भी जाएं, ताकि यूथ को, जो नए लोग हैं जो इस टाइम नौकरियों से नहीं मिल रही उनको, या बाकी कारोबार नहीं हो रहे, हम आने वाले टाइम पे उनको ये अवेयर करें उन एरियाज़ में जाके और उन प्रोसेस को बहुत ईजी कर दें, ताकि हमारी यूथ को, हमारे लड़कों को, हमारी बहनों को इस स्कीम का पूरा फ़ायदा मिल जाए। एक और दूसरा मेरा ये यूथ से ये है कि जितनी भी नशाखोरी, जितनी भी ड्रग्स आम हो चुकी हैं, इनसे खुद भी परहेज़ करें और माशरे में जहाँ पे भी आप देखते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, उनको, उन चीज़ों को नोटिस आप पुलिस के पास लाइए, आप बाकियों के पास लाइए, और उन जो इन चीज़ों में मुलव्विस हैं उनमें भाई दोस्त की तरह उन लोगों को भी की भी काउंसलिंग करके उन लोगों को इस चीज़ से बाहर लाइए। रियाज भाई, एक आखिरी और अहम सवाल आपसे रहेगा। बेला बाला की पब्लिक नाराज़ है, वो कहते हैं कि हमें मोबाइल नेटवर्क चाहिए, बाकी हमें किसी डंगे की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ की। सर, वो अवाम आपसे नाराज़ है बेला बाला की। आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे टावर बन चुका है, लेकिन सर चल ही ना रहा है। देखिए, 6 महीने में टावर बनेगा। चलने के लिए उसको कनेक्टिविटी देनी है, फाइबर वहाँ पे पहुँच रहा है,
और बाकी सामान किसी भी चीज़ को करने के लिए इमीडिएटली एक दिन में नहीं हो सकती। एक टावर मैंने खुद टेलीकॉम में 16 साल काम किया है, रिलायंस में मैंने रिलायंस में भी किया है, मैंने बाकी कंपनियों में भी किया है, मैंने जियो में भी किया है, मतलब एज अ होल टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैंने 16 साल काम किया है। तो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि एक टावर को बनने में और एक टावर को ऑपरेट करने में कितना वक्त लगता है। आने वाले 2-3 महीने में ये जो बेलाबाला का नेटवर्क का इशू है इंशाल्लाह वो रिजॉल्व होगा। और सिर्फ एक बेलाबाला का नहीं है, आप जाके अड़ीगाम में देखिए, पीछे म्याखू वाला तक वहाँ पे 2 टावर बन रहा है, वहाँ पे चलिए। आप अपने माड़कोट के ऊपर टावर देखिए जो बन रहा है वहाँ पे। उसके बाद चिखड़ी के लिए एक टावर जो है वो बात करके वहाँ पे मंजूर कराया गया है। तो जिस एरिया में मतलब ऐसा नहीं है कि उस ब्लॉक में हम 50 टावर लगा देंगे, नहीं, कैपेसिटी नेटवर्किंग के हिसाब से जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ नेटवर्क वीक है, जो दूर दराज के इलाके हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, मैं खुद समझता हूँ आसान होता है बोलना, बिल्कुल आसान होता है बोलना कि नेटवर्क नहीं है, बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से महरूम है, नेटवर्क मोबिलिटी नहीं है, कहना आसान है, लेकिन उसको हल करना मुश्किल है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मैं टेलीकॉम में काम करता था, मेरे दोस्त वहाँ पे हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, मेरी सुन लेते हैं। लोरन के जो इश्यूज़ थे, इसी तरह बाकी जगहों के भी इश्यूज़ हैं। इसी तरह हमारे पुंछ में दलान में टावर नेटवर्क नहीं था, वहाँ पे नेटवर्क लगाया। हमारे कलसा पंचायत, कलसा है ऊपर दिगवार इसमें बग्यालदरा पंचायत में, वहाँ पे नेटवर्क का इशू है। हमारी बग्यालदरा पंचायत में नेटवर्क का इशू है। हमारी क्या कहते हैं पार सलोत्री में नेटवर्क का इशू है। जलास में टावर लग चुका है, ऑपरेशनल है, काम कर रहा है, वहाँ का वो इशू सामने आया, रिजॉल्व हुआ, वहाँ पे भी जियो का टावर लगवाया। इसी तरह जो बाकी जगह भी हैं, कोविड की वजह से कंपनियों का भी काम करना थोड़ा सुस्त हो जाता है, लेकिन अनकरीब इंशाल्लाह नेटवर्क का जो हवेली का प्रॉब्लम है, आने वाले 5-6 महीनों में, वो कोई भी दूर दराज का गाँव हो, मैं उसके भी कागज़ आपके सामने ला के रख दूँगा, और जो आपको चाहिए वो भी ला के रख दूँगा। तो इंशाल्लाह ये काम जो है वो चल रहा है और इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। रियाज भाई, आपने हमारे साथ बात की, आपने हमें अपना कीमती से कीमती वक्त दिया, आपका हम एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो भी आवाम के जब भी सवाल हों, हमसे नाराज़गियाँ हों, हमसे खुश हों, हमारी परफॉर्मेंस पे हों, तो मैं ये कहता हूँ कि आवाम को हमें बोलना चाहिए ताकि हम भी सुने। हमारी खामियां जो हैं वो आवाम देखती है और आवाम का फ़र्ज़ बन जाता है कि वो हमें बोले कि आप यहाँ पे गलत हैं। ऐसा नहीं कि हम गलत नहीं कर सकते, हम भी गलती, हम भी इंसान हैं। नाज़रीन इकराम, यह भी आप समाअत फरमा रहे थे जनाब रियाज बशीर नाज साहब, DDC ब्लॉक लोरन, और पब्लिक की क्वारीज थी, मैंने वही रियाज साहब के सामने रखी, और रियाज साहब ने कहा कि जो कुछ क्वारीज ऐसी है उन्हें आप नोट्स में लाइए, और जो जो कहीं पे गलत हुआ है तो उन पे एक्शन भी होगा। और नाज़रीन, हमारा यही मकसद होता है कि आवाम की आवाज़ जो होती है उसे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक या फिर उसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स तक हम उसे पहुंचाने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जैसे आपने पहले मुझे कमेंट्स में बताया था कि रियाज साहब का इंटरव्यू करो, तो रियाज साहब का आज हो चुका है। अब मुझे आप बताइए कि नेक्स्ट हमें किसका करना चाहिए। और आप देखते रहिए आवाम की आवाज़ इफ्तिकार सोफ़ी के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।